हाय, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम डिस्कस करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि सेबी ने रिलीज किया है। सो लेट्स सी कि सेबी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये है ऑफिसर ग्रेड ए के लिए, राइट? यानी कि ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, ग्रेड ए लेवल ऑफिसर, और जो कि जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। और ऑफ कोर्स इसका जो एडवर्टीजमेंट है ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट नहीं है। ये एक तरीके से प्री नोटिफिकेशन आपको दे रहे हैं कि आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर एंड आई जस्ट स्क्रॉल अप। यस, सो एज यू कैन सी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें डिफरेंट आप देख सकते हो नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए ये हो रहा है। जैसे कि अगर आप पहला देख सकते हो, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। सो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए इसमें पोजीशंस आई हैं और उनके लिए प्री नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। तो लेट्स सी कि अलग अलग नोटिफिकेशंस जो है उनका कैसे, क्या क्या उसमें सिलेबस आएगा और कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो है, अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि ये प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं है। ये जस्ट एक प्री, या फिर आप कह सकते हो कि एडवांस में उन्होंने आपको बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि एक सेबी का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। बट उसकी जो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट है यानी कि सारी डिटेल्स जो है फोर्थ कमिंग नोटिफिकेशन में आएंगी, राइट? सो और इसके साथ साथ ही एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है कब से। प्लीज सी दी डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड दी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑन April 13, 2024। सो देखो, April 13 तक ये अपना एडवर्टीजमेंट रिलीज कर देंगे और एट द सेम टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन मिल जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं इन सारी पोजीशंस के लिए। बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो प्रोफाइल है काफी अच्छी प्रोफाइल है, ग्रेड ए लेवल की प्रोफाइल है, यानी कि ग्रेड ए यानी कि क्लास 1 ऑफिसर, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। यस, सो पहले अगर हम देखें जनरल स्ट्रीम के लिए तो नंबर ऑफ पोस्ट 62 है, फाइन। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो आपको फुलफिल करनी है वो है या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, राइट? मास्टर डिग्री यानी कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो इन दैट केस आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है लॉ में, और या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में हो सकती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी या तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ, और या फिर अगर वो नहीं है तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर वो भी नहीं है तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, राइट? इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? नॉट रियली इंस्टीट्यूट, फाइन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात हो रही है तो सीए भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल, तो वो भी फिल कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइन। सो जरूरी नहीं है कि अगर सीए नहीं है कोई तो चार्टर्ड फाइनेंस, अगर वो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये भी नहीं तो एक एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। डिप्लोमा यानी कि अगर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो वो मिनिमम 2 इयर्स की ड्यूरेशन का होना चाहिए, भाई। और उसका जो रिकॉग्निशन है मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एसोसिएशन से होना चाहिए, फाइन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल में नंबर ऑफ पोस्ट कम है, यानी कि लॉ, लीगल मीन्स लॉ से रिलेटेड। तो अगर आप कानून से रिलेटेड हैं यानी कि आपकी डिग्री लॉ की है यानी कि कानून वाली है, तो फिर उस केस में आप देख सकते हैं पोस्ट भी कम है। और ये अच्छी अच्छी चीज भी है ये, क्योंकि जब पोस्ट कम है तो फिर वो पोस्ट भी उसी हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उस एरिया में मे बी उसके उसके स्कोप जो होते हैं या फिर उसमें कंपटीशन भी कम होता है, ऐसा जहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे देखो पोस्ट ज्यादा है, राइट? सो अकॉर्डिंगली उन्होंने इस चीज को अलॉट कर रखा है और उनकी डिमांड्स भी अकॉर्डिंगली होती है। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बैचलर डिग्री इन लॉ। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए लॉ की, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि ऐसा अगर हो तो अच्छा है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, बट अगर ऐसा है
तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, यानी कि एक एडवोकेट की तरह आपने 2 साल तक काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट? या फिर आपने किसी लॉ फर्म में काम किया है कुछ टाइम तक, राइट, एज एन एसोसिएट, तो तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फाइन। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रही अभी, राइट? मतलब मोर और लेस कंपेयर करते हैं कंप्यूटर साइंस से ही, राइट? बट यहाँ पे आईटी लिखा हुआ है तो हम इसे आईटी की ही कैटेगरी में देखेंगे, बट ऑफ कोर्स इसमें कंप्यूटर साइंस, वैसे तो कंप्यूटर साइंस अलग होता है, बट इसमें इन्होंने मोर और लेस इसको सिमिलर ही देखा है, राइट? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच से, और अगर ऐसा नहीं है तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट, देखो एनी डिसिप्लिन मींस कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, बट उसमें क्या है, उसकी भी एक कंडीशन है, उसकी एक कंडीशन है कि अगर कोई भी डिसिप्लिन से आपका बैचलर डिग्री है तो उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, और वो मिनिमम 2 इयर्स की ड्यूरेशन की होनी चाहिए। और किसमें होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि एमसीए, है ना? जैसे बहुत से लोगों ने बीएससी किया होता है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? सो बीएससी किया होता है, अब ये बीएससी जो है ये आईटी आईटी और कंप्यूटर साइंस में तो नहीं है, बट लेकिन जिसने बीएससी के बाद एमसीए किया है तो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो इस पर्सन को कंसिडर कर लिया जाएगा, मतलब आईटी में इसमें ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं, राइट? जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्होंने मेंशन किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, देखो उन्होंने खुद से ही मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात होगी, राइट? सो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है? और उसके बाद डिजायरेबल एक्सपीरियंस, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने काम किया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ, जैसे सीसीटीवी, सर्विलेंस सिस्टम, राइट? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को चेक कर सकते हैं कि ये डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? बाकी और सब चीजें भी इन्होंने मेंशन की है, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक्स, ये टेक्निक्स होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, राइट? तो उन्होंने बस ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रेफरेंस आप ही को देंगे ऐसे केस में। तो नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च तो बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड यस मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, वो ये है कि इसमें 2 ही पोजीशंस है, कम पोजीशंस है, बाकी अगर हम आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 24 हैं, इसमें अच्छी खासी है। तो है ना, आप देख सकते हो लीगल में कम है फिर भी, और इंजीनियरिंग में भी कम है, राइट? अब रिसर्च में सिर्फ 2 ही है, और लेट्स सी की रिसर्च में क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है कि आप रिसर्च में भी अगर आपने आपका रिसर्च फील्ड कभी रहा है तो आप इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, या नहीं कर सकते, फाइन, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, राइट? मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी कि 2 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, या तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, राइट? एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब यानी कि जितने भी कॉमर्स, ये कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एनालिटिकल सब्जेक्ट्स मेंशन किए, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एक्सेट्रा, राइट? सो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है। एंड या फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, मतलब जहाँ पे और बोलते हैं वो, और मतलब या तो ये होना चाहिए या फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया या फिर वो हो सकता है, ठीक है? सो एग्रीकल्चर, आप इसमें देख सकते हो मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 इयर्स का इन फाइनेंस, या तो फाइनेंस होना चाहिए, देखो इससे पहले वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे फाइनेंस में कर रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस, इंटरनल एंड इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, ये जनरली एमबीए के टॉपिक्स होते हैं मोस्टली, मैंने देखे। सो प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस, या तो इन एरियाज में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, राइट? डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, तो इनको भी प्रेफरेंस मिल सकती है, मतलब रिसर्च में अगर आपको होना है और आपके पास ये वाली, आप इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपके पास अगर डेटा साइंस से रिलेटेड, स्टैट्स से रिलेटेड आपके पास डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। फाइन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी, वो हो सकती है, और हाँ इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन है, जैसे कि अभी आपने पहले देखा रिसर्च में भी 2 ही पोजीशन थी। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज में भी जो लैंग्वेज की पोजीशन है उसमें भी 2 ही पोजीशन है, राइट? सो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें? हिंदी में, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज एट बैचलर्स डिग्री लेवल, मतलब यानी कि बैचलर डिग्री लेवल पे आपके पास या तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन हिंदी, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और अगर ऐसा नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश
एज सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। देखो इसमें लैंग्वेज की ही बात हो रही है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन। सो सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, मास्टर डिग्री इन संस्कृत, या तो संस्कृत होना चाहिए, देखो लैंग्वेज बोला है, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बोली है, ठीक है, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। फाइन। तो या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स में, और या फिर कॉमर्स में। फाइन। और अगर ऐसा नहीं है तो बैचलर डिग्री पे आपके पास एटलीस्ट इनमें से कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। फाइन। मास्टर डिग्री इन बोथ, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए सिंपली बोथ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, राइट। और हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट बोल सकते हो आप, वो हिंदी ट्रांसलेशन में भी डिग्री देते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, राइट। सो हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके। सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि रिजर्वेशन का क्या सीन है। सो अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी। फाइन। ओबीसी को अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे क्लियर पूरा बताया नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पूरा एडवर्टीजमेंट प्रॉपर नहीं है, राइट। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा, जो जनरली मेंशन होता है एज पर द लॉज, कानून के हिसाब से जो एप्लीकेबल होता है एडवर्टीजमेंट में, वो मेंशन कर देंगे आगे जो नोटिफिकेशन आएगा। ये तो अभी एक तरीके से एडवांस में इन्होंने आपको बता दिया, बट हाँ कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस है कि रिजर्वेशन भी इसमें एप्लीकेबल होंगे, राइट। एज लिमिट जो है, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन, ठीक है, March 31, 2024 तक आपकी 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। March 31, 2024 तक आप 30 ईयर्स तक की, आप 30 ईयर्स के होने चाहिए, मतलब उससे कम भी हो सकते, बट उससे उससे बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलते हो, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born ऑन और आफ्टर April 1, 1994। ओके। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1994 के बाद आपका बर्थ अगर हुआ है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इसको, कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, सेम ही चीज बताई है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप ये चेक कर लीजिए कि आफ्टर आपका मतलब 1 अप्रैल 1994 को बर्थ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इसके बाद, इससे पहले हुआ है तो नहीं, ठीक है। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट विल बी गिवन एज पर एप्लीकेबल रूल, कि रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन होगा वो जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। फाइन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, जो आपका फेज 1 है, 3 फेज में होगा ये एग्जाम, 3 फेज में होगा। और पहली फेज जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका, जिसमें कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। और कैंडिडेट अगर शॉर्टलिस्ट हो गए, इन दोनों पेपरों को उन्होंने क्लियर कर लिया, तो अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो 2 पेपर होंगे, पहला होगा एक बहुत जनरल लेवल का एग्जामिनेशन, और जो दूसरा होगा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। फाइन। तो इस तरीके के एग्जाम होंगे। और कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जाता है, क्रॉस कर लेता है ये 2 हर्डल्स को, उसके बाद, हर्डल्स भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हर्डल्स यानी कि मतलब अगर पहली स्टेज अगर आपसे पार हो जाती है फेज 1, तो फेज 2 के लिए आप अपीयर होते हैं, है ना। तो फेज 2 जो है, फेज 2 में क्या होगा, दोबारा से ऑनलाइन एग्जाम ही होगा फेज 2 में भी, जिसमें कि अगेन 2 पेपर होंगे, और सेम ही सीन है यहाँ पे भी, जनरल लेवल का पेपर होगा, फिर होगा सब्जेक्ट वाइज जो अलग होता है आपका स्पेशलाइज पेपर। फाइन। सो इस तरीके से होगा, कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होगा फेज 1 में, फेज 2 में भी, वो उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फाइन। ठीक है। और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। फाइन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, राइट। प्रोबेशन जो होगा वो 2 साल का होगा, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी, अगर आप एक बार इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं ऑफिसर ग्रेड के लिए, सो ऑफिसर ग्रेड ए के लिए, तो आपका प्रोबेशन 2 साल का होगा। अगर आप पे बेनिफिट्स देखो, तो पे बेनिफिट्स आपका होगा, जैसे कि अगर हम मुंबई यूनिवर्सिटी पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर लर्निंग अलाउंस, आपके अलग अलग अलाउंस को जोड़कर, है ना, आपका जो बनता है पे स्केल, वो ये बनता है, मतलब ये है, दिस इज विद अकोमोडेशन, विदाउट अकोमोडेशन। फाइन। विदाउट मतलब अकोमोडेशन अगर आपने नहीं लिया है तो उसके बाद फिर आपका ये बनता है पे स्केल। और अगर विद अकोमोडेशन है, विदाउट अकोमोडेशन है, राइट। सो ये विद अकोमोडेशन है, जब अकोमोडेशन होगा तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा उसमें से भी उन्होंने डिडक्ट कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और ये विदाउट अकोमोडेशन है। फाइन। सो और बाकी के एक्सपेंसेस, जो बाकी के आपके अलाउंस है वो भी होंगे, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन अलाउंस है, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, और हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, एंड बहुत सारे अलाउंस है, तो आप चेक कर सकते हो इसको, राइट। और अकोमोडेशन और पोस्टिंग जो है वो तो आपको सेबी के जो फुल गाइड, एक तरीके से आप एडवर्टीजमेंट बोल सकते हो, उसमें मिल जाएगा, राइट। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी द incumbent
इनकम्बेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया। देखो कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है ना। द रिक्रूटेड ऑफिसर्स में बी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेबी। फाइन, तो सेबी के कोई भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग आ सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्ट्रीम के हैं आप, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको अलॉट हो जाएंगे, अभी तो खैर आप जब फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 है, एप्लीकेशन फी, राइट। और प्लस 18% जीएसटी फॉर अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड के लिए मतलब जो रिजर्व नहीं है उनके लिए प्लस 18% जीएसटी। एंड ओबीसी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट। एंड 100 रुपीज एज इंटीमेशन चार्जेस। देखो इंटीमेट वो करते हैं आपको, बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं तो उसके वो चार्जेस अलग से लेते हैं, फाइन। सो ये तो है एप्लीकेशन फी के बारे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बस बताना चाहूंगी कि ये जो है प्री एग्जामिनेशन, देखो अब ऐसा है कि सेबी आपके लिए अरेंज करेंगे, वो लोग आपके लिए क्या अरेंज करेंगे, अगर आपको, आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो तो फॉर्म में उधर पे आपको मेंशन होगा, आपको उसमें फिल करना पड़ेगा, उसमें टिक करना पड़ेगा आपको, मतलब उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे तो आपको उसमें टिक करना पड़ेगा, किसके लिए, कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको क्या कराएंगे, आपको ट्रेन करवाएंगे इसके लिए। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब ऑनलाइन SC ST और OBC या फिर जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मोड का वो यू नो आपको एक तरीके से ट्रेन करवाएंगे एग्जाम से पहले। इधर पे मेंशन कर रखा है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, है ना। एग्जाम से पहले थोड़ा सा आपको ट्रेन कराएंगे कि किस तरीके से एग्जाम के लिए अपियर होना है, ठीक है। और दिस इज फॉर SC ST, OBC एंड ब्लाइंड कैंडिडेट्स, फाइन। सो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मोड की ट्रेनिंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में, फॉर्म में आपसे वो पूछेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू दिस। तो अगेन मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको बस दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये था हमारा प्री नोटिफिकेशन, ठीक है। प्री नोटिफिकेशन था किसका, सेबी का, किसके लिए, ग्रेड A लेवल ऑफिसर के लिए, फाइन। तो काफी अच्छी प्रोफाइल है, आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि अभी इसका एडवर्टीजमेंट नहीं रिलीज हुआ है, तो तब तक आपके पास टाइम है वैसे सोचने का। सोच लीजिए कि आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।